हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन के नाम से आप सभी जान गए होंगे कि भोजन का डाइजेस्ट होना, डाइजेस्टिव सिस्टम। दैनिक जीवन में हम डेली भोजन करते हैं और उसका पाचन होता है, वो सारी प्रोसेस के बारे में हम आज यहाँ जानेंगे। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में अनेक अंग और लार ग्रंथियां यानी अनेक ग्रंथियां मिलकर एक तंत्र बनाती है, जिसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र जिसमें अनेक ग्रंथियां और अनेक अंग ये मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जो सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं और एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहा जाता है। यानी कि अंग देख लेते हैं। जो अंग होते हैं पाचन तंत्र के अंग, सबसे पहला होता है मुख। कहाँ से स्टार्ट होता है? पाचन मुख से स्टार्ट होता है। उसके बाद ग्रसनी में भोजन जाता है और ग्रसनी में जाने के बाद ग्रासनाल, ईसोफेगस, उसके बाद आमाशय और आमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट का जो एंड होता है मलद्वार, मलाशय। लास्ट कहाँ होता है? मलाशय या मलद्वार। भोजन को मुख से ग्रहण किया और सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद मलद्वार तक अपने भार उत्सर्जित कर दिया। यानी कि भोजन ग्रहण से लेकर मल त्याग तक की जितनी भी प्रोसेस होती है उसमें अनेक अंग और अनेक ग्रंथियां मिलकर काम करती है सामंजस्य के साथ और पाचन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है, जिसको क्या कहें? पाचन तंत्र। अब ग्रंथियां देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां काम करती है? लार ग्रंथि और यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। यानी ग्रंथियां, जो पाचक ग्रंथियां होती है वो ये। अब ये सारे अंग मिलके आहार नाल का निर्माण करते हैं। उसे पोषण नाल भी कहा जाता है। अब आहार नाल में क्या है? आहार नाल स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट मुख से होती है और एंड कहाँ होता है? एंड मलाशय में होता है। आहार नाल का स्टार्ट मुख से होती है, एंड मलाशय में होता है और ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है आहार नाल। ये तो हो गई, यानी ये सारे अंग सम्मिलित रूप से आहार नाल या पोषण नाल कहलाती है। और जब ये ग्रंथियां और आहार नाल ये दोनों जब सम्मिलित होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र। यानी कि इस तंत्र में अनेक अंग और अनेक ग्रंथियां काम करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल का कार्य क्या होता है कि भोजन को सरलीकृत करना। आहार नाल का यही होता है फर्स्ट कार्य कि उसको टुकड़ों में तोड़ती है भोजन को, क्योंकि उसमें अनेक अंग होते हैं। और दूसरा इसका कार्य है कि पाचित भोजन से रस का अवशोषण और उसके
बाद क्या कार्य है इसका कि पाचित अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। ये तो आहार नाल के कार्य होते। पहले भोजन का पाचन करेगी, उसके बाद पाचन के बाद उसमें से रस का अवशोषण होगा और रस के अवशोषण के बाद उस सारे भोजन को शरीर से बाहर निकालेगी। पाचन तंत्र का स्टार्ट कहाँ से होता है? पाचन तंत्र मुख से। पहला इसका भाग होता है मुख, यानी थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं अपन। ये यहां से मुख से स्टार्ट हुई, ये लीवर और मुख, ग्रासनली, ग्रासनाल, आमाशय और बड़ी आंत, छोटी आंत और मलद्वार और यहाँ अपेंडिक्स। अब मुख आहार, इस मुख कैसा होता है? कटोरे नुमा। मुख कैसा होता है? कटोरे नुमा, जो मुख गुहा में खुलता है। 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 अब मुख गुहा में क्या पाई जाती है? पेशी से निर्मित जीवा और ये जीवा पेशी से निर्मित होती है। पृष्ठ भाग के आधार तल पर फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा जुड़ी होती है। अब देखो जीभ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसपे क्या होती है? बर्ड्स होती है, स्वाद कलिकाएं होती है जो स्वाद का हमें ज्ञान कराती है। ये क्या होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर जीवा क्या होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और टिप भाग, अग्रभाग मीठे का ज्ञान कराता है और मध्य भाग खट्टे का ज्ञान कराता है, यानी खट्टे का एहसास होता है। और इसका जो लास्ट का जो भाग होता है उससे किसका होता है? कड़वे या फिर नमकीन का ज्ञान होता है। ये तो हो गए मुख में। सबसे पहले जीव यानी कि मुख है वो मुख गुहा में खुलता है और मुख गुहा में क्या क्या प्रेजेंट होता है जिसे अपन, और जीवा में क्या पाई जाती है? लार। जीवा में लार प्रेजेंट होती है और लार क्या करती है? टाइलिन एंजाइम स्टार्ट करती है, स्रावित करती है।
और भोजन का देखा जाए तो आंशिक पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है। आंशिक पाचन यानी कि मुख में आंशिक पाचन स्टार्ट हो जाता है। आंशिक पाचन यानी कुछ कुछ पाचन है वो मुख से शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और टाइलिन, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो अपन भोजन को चबाते हैं तो उसमें क्या है, लार मिक्स हो जाती है। लार मिक्स होती है तो उसमें कौन सा एंजाइम काम करना शुरू कर देता है, टाइलिन एंजाइम स्टार्ट कर देता है और भोजन का आंशिक पाचन स्टार्ट कर देता है। दूसरी स्ट्रक्चर इसमें होती है दांत। दूसरी स्ट्रक्चर क्या होती है, मुख गुहा में दांत, मसूड़े व दांतों की व्यवस्था। दांतों की व्यवस्था क्या कहलाती है, ग्रतदंती। ग्रतदंती। कई बार ये क्वेश्चंस बनता है कि मसूड़े और दांत जिस भी पोजीशन में जिसमें उनकी व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रतदंती। और मनुष्य में द्विबार दंती होते हैं। मनुष्य द्विव यानी कि मनुष्य में जीवन काल में द्विबार दंती, द्विबार दंती। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं तो उसको क्या कहा गया, द्विबार दंती। दूध के दांत, दूध के दांत आप सभी जानते हो, दूध के दांत बचपन में 6 मंथ की एज में बच्चों में स्टार्ट होते हैं और 6 से 5 या 6 साल की एज में वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक स्थायी दांत, उसके बाद स्थायी दांत स्टार्ट हो जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कृंतक। कृंतक, इंसाइजर, जिनको इंसाइजर कहा जाता है। ये क्या होते हैं, जैसे 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 नीचे वाले जबड़े में होता है। इनका कार्य होता है काटने व कुतरने का। काटने व कुतरने का कार्य करते हैं। और दूसरा प्रकार है इनका रदनक, केनाइस। ये 2 दांत नीचे के जबड़े में होते हैं और 2 दांत ऊपर के होते हैं। इनका कार्य चीरने व फाड़ने का, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य रदनक या केनाइस करते हैं। और तीसरा टाइप है अग्रचर्वणक या प्री मोलर। अग्रचर्वणक या प्री मोलर, जो 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं और 4 नीचे के में, चबाने का। इनका कार्य होता है चबाने का, भोजन को चबाने का, भोजन को काटने। और इसका कार्य होता है चीरने फाड़ने का, इसका होता है चबाने का। अब है चौथा टाइप होता है इसका चवर्णक मोलर। ये क्या होते हैं, 6 नीचे के जबड़े में होते हैं और 6 ऊपर के में। और इनका कार्य भी क्या होता है, भोजन को चबाने का कार्य है इनका। ये तो हो गई दांतों की बात। अब जैसे दांत
दांत की जो अस्थि होती है, दांत की अस्थि, उसको क्या कहा जाता है? अस्थि को डेंटाइन, डेंटाइन। और ये डेंटाइन है कैल्शियम फॉस्फोरस से बनी हुई होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी। दांतों की सबसे कठोर, यानी कि दांत की जो परत होती है, ऊपरी सतह को इनेमल कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है। जो मनुष्य में सबसे कठोर भाग होता है, सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल कहा जाता है। जो मनुष्य में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है। हाथी के बाहरी दांत, जो बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं दांत, वो क्या होते हैं? ऊपरी जबड़े के दांत, ऊपरी जबड़े के इंसाइजर होते हैं, इंसाइजर होते हैं, इंसाइजर होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र, यानी कि दांतों का फॉर्मूला होता है 21-23 इंटू 2, यानी 32। वयस्क मनुष्य में 32 दांत प्रेजेंट होते हैं। और अगर बच्चे में बात करें, बच्चे में दंत सूत्र देखें तो क्या होता है? 2103 और 2103 इंटू 2, यानी कि 20 दांत ही उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसमें प्रीमोलर दांत है जो अब्सेंट होते हैं। प्रीमोलर क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। प्रीमोलर दांत है, सॉरी, हाथी के जो बाहरी दांत ऊपरी जबड़े के, हाँ, इंसाइजर या कृंतक होते हैं, कृंतक या इंसाइजर होते हैं। ये तो था मनुष्य में दंत सूत्र का फॉर्मूला। कई बार इसके बारे में पूछा भी जाता है एग्जाम्स वगैरह में। तो हम पाचन तंत्र के जो मुख्य भाग है उसके बारे में, मुख में क्या क्या पाया जाता है, दांत होते हैं, जीभ होते हैं, जिनके बारे में हमने यहाँ चर्चा कर ली है। अब उसका पाचन तंत्र का नेक्स्ट पार्ट कौन सा आ जाएगा? ग्रसनी। फर्स्ट था अपना मुख, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली। सेकंड है ग्रसनी। ग्रसनी भोजन का पाचन नहीं होता है, नहीं होता है। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है क्योंकि एंजाइम अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट यानी अनुपस्थित होते हैं। और ये भोजन को ग्रासनाल और वायु को श्वासनाल में भेजती है। यानी कि ये ग्रसनी ही तय करती है कि भोजन ग्रासनाल में जाए और वायु श्वासनाल में जाए। किसी भी सूरत में भोजन है वो श्वासनली में नहीं जाए और जो वायु है वो ग्रासनाल में नहीं जाए। ये सब कौन तय करता है? ग्रसनी ही
तय करती है और ये मुख भाग के बाद मुख से ग्रसनी द्वारा जुड़ी हुई रहती है। और अब अपना थर्ड है ग्रास नाल। ग्रास नाल, ग्रास नाल ये क्या करती है? ग्रसनी व आमाशय को जोड़ती है। ग्रसनी व आमाशय को जोड़ती है। ग्रसनी व आमाशय को जोड़ती है और लगभग ये 25 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। ग्रास नाल लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और ग्रास नाल के शीर्ष भाग पर एपिग्लोटिस संरचना पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। एपिग्लोटिस का क्या काम होता है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये श्वास नाल पे अपनी कैप लग जाती है और जब हम सांस लेते हैं तो ये किस पे? जब हम सांस लेते हैं तब ये ग्रास नाल पे उसको कैप लग जाती है, जिससे कि भोजन है वो श्वास नली में नहीं जा पाता है और जो श्वास है वो ग्रास नाल में नहीं जा पाती है। तो कहाँ? ग्रास नाल के शीर्ष भाग पर एपिग्लोटिस संरचना पाई जाती है। ये तो हो गया ग्रास नाल। नेक्स्ट पार्ट अपना आमाशय। आमाशय इसकी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होता है? 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और लचीला अंग है। बाएं भाग में स्थित होता है, बाएं भाग में स्थित। और भोजन ये लगभग 1 से 3 लीटर भोजन को क्या कर सकता है? धारित कर सकता है, यानी ग्रहण कर सकता है। 1 से 3 भाग तक ये भोजन को ग्रहण कर सकता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया। ये तो हो गया जठरागम भाग और ये हो गया फंडिस भाग और इसको क्या कहेंगे? जठर निर्गमी भाग। यानी कि आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। इसका फर्स्ट भाग होता है जठरागम भाग। ये क्या है? बायां बड़ा भाग होता है। और दूसरा क्या हो गया इसका? जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है और दाहिनी तरफ स्थित होता है। दाहिनी तरफ स्थित होता है। तीसरा इसका पार्ट होता है फंडिस भाग। जो फंडिस भाग का कहाँ होता है? मध्य में स्थित होता है। आमाशय की आंतरिक सतह से
पाइलोरिक, पाइलोरिक ग्रंथियों द्वारा, ग्रंथियों द्वारा जठरागम, जठरागम, जठर रस, जठर रस क्या होता है? स्रावित होता है। जठर रस स्रावित होता है। यानी कि आमाशय की जो आंतरिक सतह है उससे पाइलोरिक ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। और जठर रस में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो होता है रेनिन, रेनिन जो क्या करता है? प्रोटीन को पेराकेसिन में, पेराकेसिन में बदलता है, जो प्रोटीन को पेराकेसिन में बदलता है। और दूसरा होता है पेप्सिन, पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। यानी कि आंतरिक सतह से पाइलोरिक ग्रंथियों द्वारा जठर रस स्रावित होता है। और ये जठर रस है दो प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है, एक तो रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? प्रोटीन को पेराकेसिन में कन्वर्ट करता है, और पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। और आमाशय में ऑक्सेंटिक सेल्स द्वारा HCl स्रावित होता है, HCl स्रावित होता है। ऑक्सेंटिक सेल्स के द्वारा HCl स्रावित होता है, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो भोजन के द्वारा या श्वास के द्वारा अपनी बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो आमाशय में पहुंचते ही HCl द्वारा ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाते हैं जीवाणु। और इसका pH 1.5 से 1.8 यानी कि अम्लीय होता है। और ये वहां का अम्ल की प्रेजेंस के कारण आमाशय की कैसी होता है? अम्लीय होता है। और आमाशय की आंतरिक सतह पर गिरवा सेल्स द्वारा म्यूकस स्रावित होता है, जो आमाशय की आंतरिक सतह की सुरक्षा करता है। और जठर रस क्या करता है? आमाशय का जब अम्लीय माध्यम होता है तो ये क्या करता है? जठर रस अम्लीय माध्यम से आमाशय को बचाता है। और जठर रस क्या होता है? क्षारीय माध्यम होता है। जठर रस का क्या होता है? क्षारीय माध्यम होता है। ये तो आमाशय की अपनी बात हुई। अब नेक्स्ट है इसका छोटी आंत। आहार नाल का नेक्स्ट पार्ट है छोटी आंत। छोटी आंत ये लगभग 7 मीटर या 20 से 25 इंच लंबी होती है, छोटी आंत। और इसमें सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। छोटी आंत को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसका डुडेनम, और सेकंड है पार्ट इसका जुजेनम, और थर्ड पार्ट है इसका इलियम। अब देखो डुडेनम है, डुडेनम का यहाँ क्या होता है? सर्वाधिक पाचन होता है। डुडेनम भाग में सर्वाधिक पाचन होता है, क्योंकि यहाँ एंजाइमों की रासायनिक क्रियाएं सर्वाधिक होती है। और ये किससे जुड़ा हुआ था? डुडेनम
आमाशय से जुड़ा हुआ होता है, आमाशय से जुड़ा रहता है, आमाशय से जुड़ा हुआ भाग है। और ये क्या होता है, छोटा भाग होता है, छोटा भाग होता है। जुजेनम, जुजेनम की बात करें तो यहाँ ये आमाशय, यहाँ क्या होता है, पीत व विटामिनों का अवशोषण होता है, पीत व विटामिनों का अवशोषण होता है। यानी कि इस भाग में पाचित जो भोजन का पाचन हो गया, उसके बाद जो रस बन गए भोजन से, तो पाचित रसों का क्या होता है, यहाँ पाचित रसों का पाचन होता है, पाचन होता है। और एंट्रोसाइट कोशिकाओं द्वारा, एंट्रोसाइट सेल्स द्वारा अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। अब हमने जो पीत और विटामिन्स के अवशोषण की बात की थी, ये सॉरी इसमें नहीं होता है। जो अगर जुजेनम भाग में कुछ भी पार्ट बच जाता है, जैसे भोजन जो पाचित रसों का अवशोषण हुआ है, और जिन भोजन के या जिस रस का पाचन नहीं हो पाया वो इलियम भाग में होता है। जुजेनम से बचे रसों का पाचन होता है, रसों का पाचन कहाँ होता है, इलियम भाग में होता है। और यहाँ पीत व विटामिन का अवशोषण होता है, विटामिन का अवशोषण होता है। ये तो हुई है छोटी आंत की बात। अब हम बड़ी आंत की बात करेंगे। बड़ी आंत, बड़ी आंत ये क्या होती है, छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है, छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है, छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है। और यहाँ क्या होता है, जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है, जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। यहाँ अब देखिए आप, पाचित रसों का जैसे विटामिन है, प्रोटीन्स है, और जितने भी अपने कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, उन सब का तो पहले ही पाचन हो गया। अब बचा कौन, जल और खनिज लवण। यानी कि जल और खनिज लवण का पाचन किस में होता है, बड़ी आंत से होता है। ये छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है। और इसके भी, और बड़ी आंत में क्या विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, विशेष जीवाणु उपस्थित होते हैं। और ये किण्वन विधि द्वारा अवशोषण करती है, यानी कि पाचन करती है। ये इसमें विशेष जीवाणु उपस्थित होते हैं जो किण्वन विधि के द्वारा भोजन का पाचन करते हैं, भोजन का पाचन या अवशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं। और ये प्रोसेस, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, लाभदायक जीवाणु होते हैं, जो किण्वन की क्रिया के द्वारा भोजन का अवशोषण या पाचन करते हैं। बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग है इसका सिक्कम या एधांतर या अंधनाल, और सेकंड भाग होता है इसका कोलन, और थर्ड भाग होता है इसका मलाशय,
मलाशय। सिक्कम या अंधनाल में इसमें 4 या 5 इंच लंबी एक संरचना पाई जाती है। 4-5 इंच लंबी संरचना, जिसे क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। डिक्स। ये क्या होती है? अवशोषी अंग, अवशिष्ट अंग होता है। अवशेषी अंग होता है। ये क्या होता है? अवशेषी अंग होता है। वर्धांतर। और कोलन क्या होता है? यू आकार का होता है। यू आकार का और ये लगभग 1.3 मीटर लंबा होता है। नेक्स्ट है इसका मलाशय। यहाँ क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा होता है? सवर्णी पेशियों द्वारा होता है। सवर्णी पेशियों द्वारा होता है। यहाँ तक मलाशय तक तो देखा जाए तो आहार नाल का ही भाग कंप्लीट हुआ है। अपन को तो पाचन तंत्र के बारे में बात करनी है, तो इसमें अंगों के अलावा पाचन ग्रंथियां भी बची हुई है। जो पाचन ग्रंथियां को हम देख लेते हैं। ये तो आहार नाल के अंग कंप्लीट हुए हैं। पाचन तंत्र में ग्रंथियों से मिलकर बना होता है ग्रंथियां। फर्स्ट क्या आ जाएगी? लार ग्रंथि कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। ये हो गई पैरोटिड ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है? गालों में उपस्थित होती है। और दूसरा पार्ट है इसका सबलिंगुअल ग्रंथि, और ये कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। और थर्ड इसकी होती है सब मैक्सिलरी ग्रंथि, और कहाँ पाई जाती है? ये जबड़े भाग में, जबड़ों के पास या जबड़ों के नीचे। और ये तीनों ग्रंथियों की एक पेड़ होता है, एक पेड़ होते हैं। इन तीनों ग्रंथियों के एक पेड़ प्रेजेंट होते हैं। अब सेकंड बात करें तो आ जाएगी अग्नाशय ग्रंथि। ये ग्रंथि भी क्या होती है स्टूडेंट? इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि? क्योंकि ये बाह्य और आंतरिक रसों का स्राव करती है। बाह्य रस और आंतरिक रस क्या करती है? स्राव करती है। अब देखा जाए आंतरिक रस को देखा जाए, बाह्य स्राव में क्या जाएगा? अग्नाशयी रस। और आंतरिक स्राव 2 प्रकार का होता है। एक तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ये 2 होते हैं जो आंतरिक रस होते हैं, जिनको इंसुलिन और ग्लूकेगॉन कहा जाता है। यानी कि अग्नाशय ग्रंथि होते हैं वो बाह्य हार्मोन अग्नाशय रस स्रावित करती है, और आंतरिक हार्मोन लिख लीजिए। हार्मोन कौन सा हो गया? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन।
अग्नाशय ग्रंथि 6 से 8 इंच लंबी होती है और ये क्या होती है, यू आकृति की होती है, यू आकृति की होती है। और इंसुलिन है, ग्लूकेगोन है, ये क्या करता है, रक्त शर्करा पर नियंत्रण रखता है। देखो जो डायबिटीज की बीमारी होती है वो क्या होता है, इंसुलिन या ग्लूकेगोन जो हार्मोन होता है उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है, जो आज के टाइम में बहुत ही हानिकारक डिजीज है। और इस पे कंट्रोल कौन करता है, रक्त शर्करा पर नियंत्रण इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन करते हैं। ये दो ग्रंथियां हो गई। तीसरी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। यकृत या लीवर, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। सर ये क्या होती है, इसकी आकृति त्रिकोणाकार आकृति होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि होती है जिसका आकार 1.5 से 2 kg तक होता है। और ये क्या करती है कि मृत जो आरबीसी होती है, जो 120 दिन के बाद जिनकी डेथ हो जाती है, मृत आरबीसी को नष्ट करता है। इसीलिए इसको कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और ये क्या करता है कि हिपेरिन प्रोटीन का स्राव करता है। हिपेरिन का क्या काम होता है, रक्त को जमने से रोकना हिपेरिन प्रोटीन का ये कार्य होता है। और एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करती है, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या काम आती है, ये जो रक्त का थक्का जमता है, रक्त के थक्के में जमने में ये सहायक होती है। और इसके अवतल सतह पर पित्ताशय पाया जाता है, पित्ताशय उपस्थित होता है। और एक ये क्या होता है, पीत लवणों का स्राव करता है। जब ये पीत लवणों को स्राव करता है तो स्रावित लवण किस में स्टोरेज हो जाते हैं, पित्ताशय में संग्रहित हो जाते हैं। जब पीत वाहिनी में अवरोध उत्पन्न होता है तो लीवर सेल्स होती हैं वो क्या करती है कि रक्त से बिलिरुबिन पदार्थ लेना बंद कर देती है, जिसे शरीर में इनकी मात्रा बढ़ जाती है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और क्या हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग में पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है, जिसे हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। पीत रस का pH लगभग 7.7 होता है, जो क्षारीय होता है। ये तो थे हमारे पाचन तंत्र के ग्रंथियां और अंग, जिनके बारे में हमने आज यहाँ बात की है। और अब हम एक बार इसको शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं।
सबसे पहले भोजन कहाँ गया? भोजन मुख में गया और मुख से कहाँ गया? ग्रसनी में गया और ग्रसनी से ग्रासनाल और ग्रासनाल से भोजन आमाशय में, आमाशय में और आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत। छोटी आंत और छोटी आंत से भोजन कहाँ गया? बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत से मलाशय और मलाशय से अपशिष्ट के रूप में बाहर, अपशिष्ट बाहर, यानी भोजन के रूप में बॉडी में एंटर हुआ और भोजन मुख में गया चबाने के बाद। चबाने के बाद यहाँ कौन सा एंजाइम मिल गया? टाइलिन। चबाने के बाद, चबाने पर टाइलिन एंजाइम मिक्स हुआ यहाँ और ग्रसनी में पहुंचा, ग्रासनाल में कर्मा कुंचन गति द्वारा और बॉल्स के रूप में, बॉल्स के रूप में भोजन कहाँ आया? ग्रासनाल में और आमाशय में, आमाशय में HCl, जठररस और श्लेष्मा, श्लेष्मा का मिक्स हुआ और HCl द्वारा जीवाणुओं को नष्ट किया गया और जठररस क्या करता है? वहाँ ट्रिप्स प्रोटीन्स का क्या करता है? अपघटन करता है। उसके बाद छोटी आंत में आता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत और मलाशय में। मलाशय में कौन सी पेशियां होती है? सवर्णी पेशियां, सवर्णी पेशियां। अब एक चीज ये है कि जो पीत है वो क्या करता है? वसा का पायसीकरण, पायसीकरण और लाइपेज को एक्टिव करता है, लाइपेज को सक्रिय करता है। लाइपेज एंजाइम होता है जो वसा को फैटी एसिड में बदलता है और ये पीत रस वसा को किस में बदलता है? फैटी एसिड। और फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए लाइपेज की हेल्प ली जाती है। और आंतरिक जो रस होता है, आंतरिक नहीं, आंतरीय रस, आंतरीय रस क्या होता है? वो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। एक जो छोटी आंत के डुडेनम भाग में अगर भोजन आता है वो होता है अम्लीय होता है और वहाँ पित्ताशय या यकृत से पीतरस आकर उस अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है। ये तो था हमारा पाचन तंत्र, जिसके बारे में मैंने यहाँ आप लोगों को समझाया। पाचन तंत्र में क्या होता है? ग्रंथियाँ और अंग मिलकर निर्माण करते हैं। भोजन ग्रहण किया जाता है तो मुख से स्टार्ट होता है और एंड मलाशय में उसका एंड होता है। ये तो था आज का हमारा टॉपिक पाचन तंत्र। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।